तो पहले भाग में मैंने आपको उसने कहा था कहानी एक तरह से सुनाने की कोशिश की अपने शब्दों में, और कोशिश की कि इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो मुझे बहुत मार्मिक लगते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में अगर किसी कहानी की सबसे ज़्यादा तारीफ की है तो वो यही कहानी है। उन्होंने लिखा है, इस कहानी में सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और चरम शब्द 2 बार आया। नामवर जी कहते हैं कि इतनी तारीफ, आचार्य शुक्ल बड़े कंजूस थे तारीफ के मामले में, उनके मुंह से आसानी से तारीफ निकलती नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम स्पर्श। 2 बार सुपरलेटिव्स इस्तेमाल करके वो इस कहानी की विशेषता बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुरुचि की चरम मर्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अवधारणा है, जिस पर ध्यान दें। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको उसने कहा था कहानी का महत्व समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि यह कहानी 1915 में लिखी गई थी। 1915 कौन सा दौर है? यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा यह द्विवेदी युग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जिसे रखा गया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग वह था जब रीतिकालीन श्रृंगारिकता का विरोध करते हुए आचार्य द्विवेदी इस बात की अपील कर रहे थे कि कहानी को या कहानी या कविता या साहित्य को राष्ट्र प्रेम की ओर लेके जाया जाए। इसीलिए उन्होंने अपना निबंध लिखा था हिंदी कवियों की केकई निर्मल उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी उर्मिला और केकई को फिर महत्व दिया था मैथिली कृष्णगुप्त ने। उर्मिला किसका प्रतीक है? उर्मिला भी प्रेम का प्रतीक है, लक्ष्मण के प्रति उनका अपार प्रेम था, लेकिन वो प्रेम से ज़्यादा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह कहानी भी प्रेम से ज़्यादा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इस कहानी में लहणा सिंह एक बचपन के प्रेम के प्रति, और उसको प्रेम को बचपन का लड़काई का प्रेम है, उस प्रेम में कोई यौनिकता नहीं है, उस प्रेम में सिर्फ एक भावुक स्पर्श है। उस प्रेम के लिए अपनी जान दे देता है, और वो जान देने के बावजूद किसी को बताता नहीं है। दुनिया में किसी को पता नहीं चला कि लहणा सिंह ने एक वादे को निभाने के लिए जान दे दी थी। सिर्फ आपको उस अंतिम लाइन के जरिए आचार्य गुलेरी जी ने बताया कि यह प्रेम, ये बलिदान, प्रेम के लिए बलिदान का चरम स्वरूप है। दरअसल ये रूमानियत है, ये रूमानियत है जो पूरी मर्यादा के भीतर है, जहाँ एक बार भी लहणा सिंह की जगह अपने को रख के देखिए। यदि आप प्रेम करते हैं किसी को और उसके लिए बलिदान दे रहे हैं, तो क्या आपके भीतर ये लालसा नहीं होगी कहीं किसी को तो बता के जाएं? हिंदी फिल्मों ने इस रूमानियत को बहुत लंबे समय तक चलाया। रोमांटिक कहानियाँ तो सबसे ज़्यादा फेवरेट होती हैं, इसलिए हिंदी में अगर आप मुकद्दर का सिकंदर देखते हैं, जहाँ अमिताभ बच्चन अपने प्रेम को छुपाते हैं राखी के प्रति, और राखी और विनोद खन्ना की जोड़ी को बचाने के लिए लड़ते लड़ते अमजद खान के साथ मारे जाते हैं, वहाँ भी वो लगभग ऐसा ही है कि दोशाला लपेट करके अपने घाव को छुपा लेता है। लेकिन उस फिल्म में आखिरी दृश्य में उसके प्रेम की और बलिदान की महानता सामने रख दी गई थी, जहाँ विनोद खन्ना ने उसके लिए गाना गाया था। लेकिन लहणा सिंह के इस बलिदान को तो किसी ने नहीं जाना, दुनिया में किसी ने नहीं जाना। इसीलिए सुरुचि की चरम मर्यादा और भावुकता का चरम उत्कर्ष, दरअसल यह प्रेम के लिए बलिदान देने की कहानी है। इस तरह की कहानियाँ आगे आपको प्रसाद जी की रचनाओं में और देखने को मिलती है। यदि आप आकाशदीप कहानी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी प्रेम के लिए बलिदान है, नायिका का आत्म बलिदान है, वही बलिदान इसके अंदर दिखाई देता है। दूसरी बात, इस कहानी की भाषा देखिए, इस कहानी की शैली देखिए। शैली सरल शैली नहीं है कि एक सीधी पगडंडी है जिस पे कहानी चलती जा रही है। कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से, फिर छलांग मार के 25-30 साल आगे आती है, फिर आपके दिमाग में रहस्य पैदा होता है कि इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई जुड़ाव है या नहीं। कोई जुड़ाव आपको समझ में नहीं आता है। ये रहस्य, ये कुतूहल कहानी के अंत में जाके खुलता है जब लहणा सिंह को सारी बातें याद आती हैं, और कहानी पूरी यादों में घटित हो रही है। वो किसी को बता करके अपने बलिदान का मोल कम नहीं कर रहा है। इसलिए ये कहानी हिंदी की महानतम कहानियों में से एक मानी जाती है। ये कहानी पे इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। ये कहानी मतलब कहा जाए आज की हमारी हिंदी फिल्मों के बलिदान भी इसके सामने फेल हो जाएंगे, ऐसी कहानी है। मैं बात कर रहा था वातावरण के बारे में। जर्मनी कभी गए नहीं थे गुलेरी जी, लेकिन अपनी कहानी में एक विदेशी परिदृश्य को एकदम सफलता के साथ रख देना, यह गुलेरी जी की खासियत है। गुलेरी जी पंजाब के भी नहीं थे, गुलेरी जी मूलतः हिमाचल के थे और ज़्यादा समय राजस्थान में रहे थे। लेकिन पंजाबी की भाषा का जिस तरह उसमें छौंक है और जिस तरह शब्द हैं,
झटका करेंगे, बादशाह का झटका करेंगे, या आपको मुरब्बे मिल जाएंगे। मुरब्बा बोलते हैं ज़मीन के टुकड़े को। या उसमें एक शब्द आया है गनीम, गनीम का मतलब है दुश्मन, ये अरबी शब्द है जो पंजाबी में भी बोला जाता है। तो इस तरह शानदार मतलब भाषा के स्तर पे एक सचेतता है कि किस वातावरण को मैं दिखा रहा हूँ, उस जगह के भाषा सही तरह से आई है या नहीं। ये गुलेरी जी के यहाँ बहुत ज़्यादा सचेत प्रयोग है, क्योंकि वो खुद भाषा के विद्वान थे, वो संस्कृत के विद्वान थे। और संस्कृत नहीं है, एक बोलचाल का गद्य है जो सहज रूप से आपको आकर्षित करता है। 100 साल बाद भी आपको ये कहानी पढ़ते हुए आज की सी कहानी लगती है। एक और शब्द प्रयोग है जिस पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ये वो कहते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मुझे पंक्ति मिल नहीं रही है, समय जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हवा ऐसी चल रही थी कि जिसे बाणभट्ट ने दंत वीणोपदेशाचार्य कहा है। अब आप सोचेंगे इसमें संस्कृत के कवि कहाँ से आ गए। इसका बहुत सरल सा मतलब है, जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो आपके दांत ऐसे कटकटाते हैं, तो वो जो दांतों का कटकट है उसको वो कह रहे हैं दंत वीणोपदेशाचार्य। तो संस्कृत के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हंसी के लिए कर रहे हैं। और कुड़माई तो है ही, तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई मतलब सगाई। तो कुड़माई शब्द का कितना सुंदर इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। एक और बात करना चाहता हूँ, कहानी में करुणा है, बेहद करुणा है, लेकिन पूरी कहानी में आपको एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ गुलेरी जी ने लिखा हो कि देखो इस जवान ने अपने प्रेम को बचाने के लिए, अपने प्रेम से किए गए वादे को निभाने के लिए जान दे दी ना। ये एक मौन बलिदान है जिसे आपको समझना है। यह वर्णन नहीं है, चित्रण है। अच्छी कहानी दिखा करके आपके सामने दृश्य को दिखा करके सार प्रस्तुत कर देती है। समझने वाले के लिए है कि वो उस बलिदान को समझ पाता है या नहीं। इसलिए यह कहानी ज़्यादा महान कहानी है। बाद में नई कहानी ने इस परंपरा को बहुत अच्छी तरह निभाया कि जहाँ बात बोलेगी हम नहीं, जहाँ बोल के आपको बताना पड़े वहाँ कहानी का मोल कम हो जाएगा। हास्य और करुणा का मेल प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत दुर्लभ है। संस्कृत के काव्यशास्त्र में कहीं भी हास्य और करुणा के मेल को कोई अच्छा उदाहरण नहीं माना गया है। लेकिन संस्कृत के एक पंडित ने अपनी कहानी में हास्य और करुणा का जबरदस्त मेल किया है कि जहां आपको रोना भी आए लेकिन कहानी में एक भी पंक्ति उस महानता को बताने के लिए, आपको रुलाने के लिए लिखी नहीं गई हो। इसीलिए ये कहानी हिंदी की प्रारंभिक कहानी में ही हिंदी कहानी का इतना ऊंचा स्तर तय कर देती है, इतना ऊंचा प्रतिमान तय कर देती है कि जिससे आगे हिंदी कहानी का रास्ता एक सुगम हो जाता है। आगे के कहानीकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह यह कहानी प्रस्तुत होती है। तो यह कहानी पढ़िए और कहानी पढ़ के सोचिए कि क्या कैलाश जी कहानी पढ़ते हुए आपके विचार करेंगे कि कैसे हिंदी कहानी में कितना सुंदर ढंग से हिंदी कहानी को कितना परिपक्व अवस्था में इस कहानी ने पहुंचा दिया। एक आखिरी बात दोहरा रहा हूँ, पूर्व दीप्ति तकनीक वाली बात याद रखिएगा। वह इस कहानी में एक बहुत सुंदर प्रयोग किया गया था टेक्निक की दृष्टि से। तो 100 साल पुरानी कहानी है लेकिन आज की सी लगती है। 100 साल बाद इस कहानी पर फिर से विचार किया जाना जरूरी है। शुक्रिया।